नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, सत्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक और डीडी न्यूज की विशेष पेशकश एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एजेंडा में जीएसटी सुधारों को लेकर के। जिस तरीके से जो केंद्र सरकार जीएसटी में रिफॉर्म्स लेकर के आई है उस पर बात होगी और इसी को लेकर के आज का जो हमारा मुद्दा है वो है जीएसटी बचत उत्सव। जीएसटी बचत उत्सव वह कार्यक्रम है जो 22 सितंबर को शुरू किया गया है और चूंकि जिस तरीके से जो देश भर में जो जीएसटी की जो दरें थी वो 5%, 12%, 18% और 28% थी, लेकिन सरकार ने इसमें दो जो अपने जो स्लैब थे उसको रोल बैक किया और सिर्फ इस समय 5% और 18% के जो जीएसटी स्लैब हैं वो रखे हुए हैं। इस तरीके से अब इसका क्या कुछ असर देखा गया बाजार में, इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो त्योहारी सीजन चल रहा है, पहले नवरात्र आई, उसके बाद में दिवाली का सीजन अभी गया हुआ है और इस जीएसटी के लागू होने के लगभग 1 महीना हो चुका है और इसमें तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा है। जिस तरीके से बाजार की रौनक बहुत तेजी से लौट करके आई है, लोगों ने बम्पर खरीदारी की है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात हो या इसके अलावा एफएमसीजीज के प्रोडक्ट हो, कपड़े हो या किसी भी सेक्टर में एक बड़ा बूम आया है। क्योंकि जो खरीदार था, जो ग्राहक था, जो एक आम नागरिक था जिसने अपने पैसे बचा रखे थे, उसने कहीं ना कहीं इस मौके का लाभ उठाया और जमकर खरीदारी की, जिसका नतीजा ये रहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जिस तरीके से बताया गया कि 6 लाख करोड़ की जो बिक्री हुई है, अब अगर इसके हम पिछले 5 सालों का अगर आंकड़ा उठा करके देखते हैं कि अब तक जो दिवाली होती थी या जो त्योहारी सीजन होता था उसमें कितनी बिक्री होती, तो ये भी एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। 2021 में ये जो बिक्री हुई थी वो 1.25 लाख करोड़ रुपए की हुई थी। ये 2021 की बात है। 2022 की अगर बात करें तो 2.50 लाख करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। यही 2023 में 3.75 लाख करोड़ रुपए की हो गई। 2024 में 4.25 लाख करोड़ हो गया था और यही वर्तमान यानी कि 2025 की बात करें तो ये 6 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस तरीके से अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की हमने बात ही की, हेल्थ सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, इसके अलावा जो एक अहम जो रोल अदा करता है वो ई कॉमर्स सेक्टर होता है। उसमें भी काफी ज्यादा इसमें बढ़ोतरी देखी गई है, उसमें भी काफी कुछ बूम आया है। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जो मारुति सुजुकी है उसने दावा किया है कि महज 8 दिनों में 1,65 करोड़ गाड़ियां उन्होंने जो है सर्विस मतलब दी है, उन्होंने इस तरह से उनको बेचा है। मतलब आप देखिए तो इस तरीके से काफी कुछ चीजें आंकड़े निकल करके आए हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जो इस पे कई सारे सवाल बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब कुछ नई चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी कुछ हमलावर होता है, कुछ कमियां ढूंढ करके लेकर आता है, लेकिन जब सपने बड़े हों, संकल्प बड़ा हो तो कहीं ना कहीं काम भी बड़े करने पड़ते हैं। हमारे पास बातचीत करने के लिए डॉक्टर अंशु भारद्वाज मौजूद हैं, जो कि आप राजस्थान विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं। मैडम, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अंजू जी का एक परिचय यह भी है कि ये राजस्थान सरकार के से मिल करके जो यहाँ की नीतियां हैं उनको बढ़ाने का काम कर रही हैं। उनकी जो एक रीति, एक ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ये नोडल ऑफिसर भी हैं। तो वहीं जो अगला परिचय है वो वरिष्ठ पत्रकार संतोष पांडे जी का है। आप ग्राउंड में अक्सर रह करके काफी कुछ चीजें समझते हैं और जो इस बार जो बाजार पूरा रहा है उसमें कितनी कुछ तंदुरुस्ती देखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो अगर आप देखिए काफी लोग यहाँ पे मौजूद थे और काफी कुछ खरीदारी की। संतोष पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि अभिवादन स्वीकार करके आप करेंगे और हमारे साथ बैठे हुए संतोष जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और इसी के साथ में हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर विकास यादव जी मौजूद हैं, क्योंकि हम इनसे जो टैक्स दर के जो स्लैब हैं या हम जीएसटी की जो दरों की बात करें, जो एक स्लैब बना है उसको समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो 10% का ये जो आंकड़ा है, 5% जो चीज़ें कम की गई हैं उसमें वो कैसे समझ में आती है, कैसे धरातल पर उतरती हैं। विकास जी, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे पास जो 3 अलग अलग सेक्टर से अलग अलग लोग मौजूद हैं, इनसे हम काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमारे कार्यक्रम की रवायत है कि जब भी हम इस कार्यक्रम का जो मुद्दा लेकर के आते हैं उसकी एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं, ताकि आपको मोटा मोटी समझ में आए दरअसल ग्राउंड पर है क्या, और ये जो जीएसटी बचत उत्सव की हम बात कर रहे हैं ये क्या कुछ कहता है। तो आइए जल्दी से देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट।
केंद्र सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों की तरफ से जीएसटी बचत उत्सव पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती का लाभ 22 सितंबर से आम आदमी को मिलना शुरू हो गया है। सरकार 54 वस्तुओं में कीमतों में कमी पर कड़ी नजर रख रही है कि क्या कंपनियां जीएसटी का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचा रही हैं या नहीं। जीएसटी कटौती के बाद ऑटो कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री में खासी बढ़त हुई। वित्त मंत्री ने बताया कि कुछ मामलों में जीएसटी दरों में उम्मीद से अधिक कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिला है। पहले दिन ही टेलीविजन सेट्स की बिक्री में 30 से 35% की वृद्धि हुई, जबकि एयर कंडीशन सहित कई उपभोक्ता सामानों की बिक्री बढ़ी। Rate reductions, bringing down the slabs 4 to 2 and looking at simplification of the process for the new registrant who will come in for GST registration or for those who are filing their returns every month. I feel the people of India have received it well, in that you find a lot of comments coming from the ground, people coming into shops, ministers have gone to their respective states to see what is happening. इस मौके पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल आम आदमी को टैक्स में दोहरी राहत देकर के मां लक्ष्मी को घरों में आमंत्रित किया है। इस साल टैक्स कटौती का भारत के निवेश और व्यापार पर कई गुना प्रभाव पड़ा, जिससे हर भारतीय को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि एसएनपी ने 18 सालों के बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है। अंतर्राष्ट्रीय कठिनाइयों के बावजूद भारत इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भी इस वर्ष अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.6% की वृद्धि दर तक बढ़ाना पड़ा। इस वर्ष पहली तिमाही में 7.8% की ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई। 8 वर्षों में सबसे कम महंगाई 1.5% पिछले महीने देखी गई। हम सब ने देखा कि 17-18 वर्षों के बाद एसएनपी ने भारत की रेटिंग रिवाइज करी और स्टेबल आउटलुक रखते हुए भारत को एक नॉच ऊपर किया। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नवरात्रि में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की रिकॉर्ड बिक्री हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स में करीब 20 से 23% तक अधिक बिक्री देखने को मिली है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस साल भारत में अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात ने अपने पड़ोसी देश को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ सबसे बड़ी कंपनियों का 20% विनिर्माण अब भारत में ही हो रहा है। भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर प्लांट ने पिछले हफ्ते ही उत्पादन शुरू कर दिया है। इस वर्ष अधिक मांग की वजह से भारत में निवेश बढ़ने की भी संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बात की बहुत संभावना है कि इस साल खपत में 10% से ज्यादा की वृद्धि होगी, जिसका अर्थ है कि पिछले वर्ष की तुलना में 20 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खपत होने की संभावना है। इस साल यूएस, जो कि बहुत बड़ा एक कंज्यूमर मार्केट है, यूएस को जो स्मार्टफोन्स जाते थे उसमें इंडिया हैज सरपास्ड आवर नेबर in supplying, in exporting smartphones to United States. ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है अपने कंट्री के लिए। जीएसटी सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू है। इन सुधारों के तहत विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में कटौती की गई है, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली। इसी वर्ष बजट में आयकर छूट की सीमा को भी बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया। जाहिर है जीएसटी कलेक्शन बढ़ने और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ जीएसटी दरों में कमी के रूप में सीधे आम जनता को मिला है। मोदी सरकार के इस फैसले से खपत और मांग में इजाफा भी होगा और आम आदमी को बचत भी। तो बिल्कुल जिस तरीके से भी आपने रिपोर्ट देखी, ये साफ तौर पर कहती है कि जो अमेरिका है उसको स्मार्टफोन निर्यात करने में हमने सबसे प्रथम पायदान हासिल किया है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर स्मार्टफोन बन रहे हैं और जो निर्यात हम कर रहे हैं तो वो है इंडिया है। इसी की वजह से, जिसका कारण है कि जिस तरीके से जीएसटी में जो टैक्स स्लैब में जो ये इस तरीके जीएसटी स्लैब में जो कमी लाई गई है। कुछ और आंकड़ों पर अगर बात करें, जिस तरीके जीएसटी सुधार जो हुए हैं उनके क्या कुछ परिणाम देखने को मिले हैं, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है, यानी कि जिस तरीके जो खाद्य वस्तु होते हैं उनमें काफी कुछ कमी आई। उपभोक्ता के खर्च में बढ़ोतरी हुई है, मतलब जिस तरीके से वो खर्च करने, मतलब कोई भी चीज है तो इसके पास में परचेजिंग पावर बढ़ी है, ये एक बड़ी बात है। और कुल खपत में 10% की वृद्धि हुई, यानी अब तक जो खरीदारी होती थी 10% हर सेक्टर में चीजों की अधिक बिक्री हुई है। और एसएनपी जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने भारत के दृष्टिकोण में काफी सकारात्मक बदलाव बताया है और इसकी रेटिंग भी बढ़ाई है। वहीं आईएमएफ की अगर बात करें, यानी कि इंडियन मॉनेटरी फंड, इसने 6.6% की वृद्धि दर का अनुमान जताया है इस तरीके से। और कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति जो है वो हर बार के मुकाबले इस बार कम से कम जो है कुछ सबसे कम दरों पर पहुंची हुई है, क्योंकि एक अच्छे संकेत है जिस तरीके से अगर देखा जाए। और सबसे बड़ी बात है जो आभूषण थे उसमें भी काफी कुछ बिक्री देखी गई है, 10% की उसमें भी वृद्धि आई है।
ऑटोमोबाइल का सेक्टर जो था वो काफी कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो तकरीबन इस तरीके से जो मोटा मोटी चीजें थी हमने जो आपको बताने की कोशिश की कि दरअसल है क्या, लेकिन अब हम बातचीत करेंगे और बातचीत के माध्यम से भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मोदी सरकार ये जीएसटी का स्लैब लेकर के आई है ये कितना कुछ कारगर होने वाला है। मैं सीधे अंजू भारद्वाज जी के पास आऊंगा। अंजू जी, जिस तरीके से जो जीएसटी बचत उत्सव के तहत ये जो नए जीएसटी स्लैब बनाए गए हैं, इनकी जो आम उपभोक्ता है अगर उससे हम फायदे की बात करें तो सीधे तौर पर क्या कुछ फायदा होगा, और ये जो जीएसटी है इसके हम भविष्य में जिस तरीके से देखा जाए और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके थोड़ा बहुत इतिहास को बताते हुए आज के वर्तमान में आप बताएं। बिल्कुल अतीक जी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखिए, सबसे पहले अगर अपन इसकी बात करें तो ये 1954 में इंटरनेशनल लेवल पे फ्रांस ने इसको सबसे पहले अडॉप्ट किया था और उसके बाद और अन्य देशों में भी इसको अपना लिया गया था। लेकिन भारत में आते आते अब ये देख लीजिए 2010 से, उससे पहले से इसकी ज़रूरत समझी जाने लगी थी, लेकिन 2010 में ये कहा गया था कि अब इसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इस पे एक्सरसाइज करते हुए 1 जुलाई 2017 को ये पूरे भारत में लागू किया गया जीएसटी। और जीएसटी जैसे कि 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें तो अलग चीज आ जाती है, लेकिन ये जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में एक बिगेस्ट रिफॉर्म के तौर पर देखा गया है। और बिगेस्ट रिफॉर्म के तौर पे यानी जीएसटी में बहुत सारे अदर जो टैक्सेस थे उनको मर्ज कर दिया गया, जिनमें कि सर्विस टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, अदर टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज, वो सब इसमें मर्ज करके इनको किया गया। और आपको ध्यान होगा जब ये 2017 में लागू किया गया था और उससे पहले से कुछ सेक्टर्स और कुछ स्टेट्स भारत के वो झिझक रहे थे इसको अपनाने में, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि हमारी रेवेन्यू पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला है। इफेक्ट इसका जो पड़ेगा वो हमारी रेवेन्यू बढ़ने की बजाय कम होगी, क्योंकि सरकार जीएसटी लेके आ रही, तो ये इससे हमें नई चीज है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन 1 जुलाई 17 में सब जगह ये अपनाया गया और इसको अपनाने के बाद बहुत सारी जो हमारी हम टैक्सेस टाइम टू टाइम अलग अलग उसमें पे करते थे, उससे हमें राहत मिली। और ये एक वन टैक्स के तौर पर एक बड़ा इनडायरेक्ट टैक्सेशन में रिफॉर्म के तौर पर बिल्कुल। जिस तरीके से 1 जुलाई 2017 को जब ये जो लेकर के जीएसटी आया गया, पहले क्या होता था कि बहुत सारे अलग अलग लेवल पे टैक्सेस होते थे, कई सारे ऐसे जो है लगाए जाते थे। कहीं ना कहीं जो व्यापारी था, जो आम नागरिक थे, वो कहीं ना कहीं इससे परेशान थे। लेकिन जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो इस सबको मर्ज करते हुए सिर्फ वन नेशन वन टैक्स के तहत ये जीएसटी लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा सुधार था। लेकिन उसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए उसने क्या की कि अब ये जीएसटी की जो दरें हैं, नई दरें लेकर के आई हैं। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूं कि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता की क्रय शक्ति पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, वर्तमान में क्या कुछ पड़ रहा है और भविष्य में क्या कुछ पड़ेगा। देखिए अतीक जी, अभी अपन बात करें तो इसकी जैसे जीएसटी की पहले रेट्स जो थी तो 5%, 12%, 18%, 28%, मतलब हम जैसे एक आम आदमी बाहर जा रहा है तो वो कभी भी अपने साथ एक लिस्ट लेके नहीं जाएगा कि कौन सी चीज 5% में आ रही है, 5%, कितना, उन्हें 18% समझ में नहीं आ रहा था। और अब अभी 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ये घोषणा की कि दिवाली से पहले दिवाली होगी, और इस तरह से उन्होंने ये जीएसटी रिफॉर्म 22 सितंबर से जीएसटी काउंसिल की जो 56वीं मीटिंग होगी उसकी अनुशंसाओं के बाद इसको 22 सितंबर 2025 से लागू कर दिया जाएगा। तो ये जो है ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म 2 जो हमें मिला है, जिसको कि आर्थिक जगत में जीएसटी रिफॉर्म 2 के नाम से जाना जाता है। और इसमें अब ये जो दरें हैं वो अब हमारे पास सिर्फ 5 और 18% ही रह गई है। तो इनमें 5% में तो मोस्ट एसेंशियल जो हमारी एसेंशियल गुड्स हैं उनको हमने रखा है, उसमें रखा गया है। और 18% में और भी कई चीजें, जैसे ट्रैक्टर की रेट पहले ज्यादा थी, अब वो 5% की रेट में आ गई। इवन स्टेशनरी, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इनको बिल्कुल कर मुक्त कर दिया गया। तो यानी कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और कंज्यूमर की परचेसिंग पावर पे अभी हम देख रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, नवरात्रा, जैसे कि आपने खुद ने कहा है कि नवरात्रा और दिवाली और इनमें अभी जो हुई है बम्पर सेल हुई है, तो वो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जहां पर की बिक्री देखने को ना मिली, और लोग बाग पूरे उत्साह से इस जीएसटी बचत उत्साह को मना रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से जो ये जो टैक्स स्लैब बनाए गए हैं, जिसमें जैसे 5%, 12%, 18% और 28% हुआ करता था, लेकिन अब
महज 5% और 18% ही जो जीएसटी का स्लैब बचा हुआ है। मैं सीए विकास यादव के पास आना चाहूंगा, चूंकि टैक्स को ये बखूबी समझते हैं और समझाने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। विकास, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जिस तरीके से ये जो 5% और 18% का जो जीएसटी स्लैब अभी बचा है, हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट है वो 100 रुपए का है, अब नई दरें जो लागू हुई हैं वो कितने में पड़ेंगी, अगर पुरानी दरों के हिसाब से कितने में पड़ती थी, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा सा आपसे चाहेंगे। सर बिल्कुल, जो जीएसटी है उसमें जो टैक्स रेट को लेकर जो कंफ्यूजन था, चाहे व्यापारी वर्ग ले लो चाहे आम जनता के लिए ले लो, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसमें सरलीकरण किया गया है। जो 12% की दर को उठाया गया है 5% पे और कुछ 18% पे लेके गए हैं, 28% को उठा के कुछ जो डिमेरिट्स गुड्स है उसको 40% पे लेके गए हैं। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट की बात करूं, ये जो जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्सेशन जैसा मैडम ने बताया, तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो उपभोक्ता के ऊपर पड़ता है। जो भी गुड्स को परचेज करता है, लास्ट में जो उसको यूज करता है या उपभोग करता है उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं एक सीधा सा उदाहरण लेके मैं बात करूं कि पहले जो सीमेंट थी उसकी दरें 28% के हिसाब से थी, तो मकान बनाने के लिए जो सीमेंट की आवश्यकता थी उसमें 28% 100 रुपए की कोई चीज थी, उसके ऊपर 28% जीएसटी लग के वो 128 रुपए की पड़ रही थी, वो अब घटकर 18% दर हो गई, जिससे उसमें 10 रुपए का, उसका 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए का उसको डायरेक्ट बचत मिलेगी। इसी प्रकार कुछ जैसे मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, एजुकेशन सेक्टर में भी जो कुछ जैसे इरेजर ले लो, पेंसिल ले लो, कुछ जैसे मैप हो गया बच्चों के हिसाब से, नोटबुक ले सकते, हाँ, उनके ऊपर जीएसटी मुक्त कर दिया गया, जो कि एक बहुत जरूरी था, क्योंकि एजुकेशन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे देश बढ़ेगा। ऐसे ही हेल्थ सेक्टर में बात करें, मैं आम पब्लिक के हिसाब से हेल्थ सेक्टर में बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस जैसे जो था इंश्योरेंस था उसको कर मुक्त कर दिया गया है। जो और इंश्योरेंस जो जनरल इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस क्या, हाँ, उसमें जो इंश्योरेंस में भी तकरीबन ये जीरो कर दिया गया, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई जो है टैक्स नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस की जो मैं बात कर रहा था, तो हेल्थ इंश्योरेंस को भी घटा के उसको कम कर दिया गया है। ऐसे ही अगर हॉस्पिटल व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो हॉस्पिटल के जो निर्माण में या उसके नया हॉस्पिटल बनाने के लिए जो कुछ काफी ब्लाइंसेज थे उसको घटाकर उसमें काफी दर कम कर दी गई है, और कुछ जैसे जरूरी मेडिसिन होती है उसके ऊपर उनको भी कर मुक्त कर दिया गया है, ताकि स्वस्थ रहे इंडिया और आगे बढ़ता रहे इंडिया। यानी कि जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनको कहीं ना कहीं 0% पे लेकर के आया गया है, लेकिन जो कहीं पर जरूरत पड़ी तो महज 5% का जो है ये टैक्स लगाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है या लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो रहा है। बिल्कुल, मैं संतोष जी के पास आना चाहूंगा। संतोष जी, जिस तरीके से ये जो जीएसटी की दरों की जो लेकर के आए, नए स्लैब लेकर के आए हैं, अगर आप पत्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि बाजार तो बिल्कुल गुजार रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि हाँ वाकई में काफी कुछ ज्यादा प्रभावित करने वाला है, लेकिन अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहें तो ये दरें कितना कुछ लाभदायक हैं लोगों के लिए? देखिए, जब टैरिफ अमेरिका ने लगाया तो उसमें सबसे पहले जयपुर में जो जेम्स जो बिजनेस व्यापारी वो बहुत प्रभावित हुए, ज्वेलरी वाले बहुत प्रभावित हुए। उसमें लोगों ने कहा कि कैसे जयपुर सर्वाइव करेगा, कैसे व्यापार चल पाएगा। आप अगर झुंझुनू, सीकर, चूरू जाते हैं तो वहाँ किसान मिलते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर उधर जाते हैं तो आपको दूसरे तरीके के लोग मिलते हैं, तो सबको लेकर के जीएसटी फायदा दे रहा है जी। मोदी जी अभी जब आए थे, जहाँ बांसवाड़ा आए थे, तो उन्होंने जीएसटी की पूरी चर्चा की, उन्होंने जीएसटी के बारे में पूरा विरोध बताया कि जीएसटी आपके लिए कैसे फायदेमंद होगा, जीएसटी में क्या हुआ है, जीएसटी क्या क्या हुआ है। प्रधानमंत्री को भी राजस्थान में हर व्यक्ति को ये बताने की कोशिश की जा रही सरकार के द्वारा कि ये कितना फायदेमंद है। उसका असर ये रहा कि लोग अब जीएसटी को लेकर के जानना शुरू कर दिए हैं, अपनी चाय पर भी पूछ रहे हैं कितना टैक्स लग रहा है, तो समझ रहे हैं और इससे फायदा मिल रहा है। किसान काफी उत्साहित है, खास करके मैं सीकर, चूरू, झुंझुनू की बात करूं जहां किसान बेल्ट है, जिसे हम शेखावटी के नाम से जानते हैं, वहां पर जैसे अब सीए बता रहे थे कि सीमेंट के रेट कम हुए, तो जो सरकार जो प्रधानमंत्री आवास का जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें उनको फायदा मिलेगा। तो सब मिला जुला करके पूरा कहे संपूर्ण विकास के तौर पर लोगों को फायदा मिल रहा है। इससे उत्साह का माहौल है। जहां ये कहा जा रहा था कि टैक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, जैसे आपने कहा मुद्रास्फीति कम हुई, तो वो सब सारी चीजें जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उससे फायदा राजस्थान को मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी देखिए 2 दिन पहले ही किसानों को पैसा डाला है, जो यहाँ किसान सम्मान निधि में देश में अकेला ऐसा स्टेट है जहां पर 8,000 दिया जाता है। हाँ, इन्हें 8,000 दिया जाता है, बाकी जगहों पर मतलब 2,000 इनको एक्स्ट्रा दिया जाता है।
तो उसको भी उसी समय लाया गया कि इनकी दीपावली, इनका नवरात्र, जो आगे आने वाला जो शादी, जो वेडिंग सीजन है, सब बेहतर तरीके से इनका होता रहे। उससे एक बेहतर माहौल दिख रहा है राजस्थान में इस पूरे जीएसटी के माहौल को देखते हुए। जी बिल्कुल। अंशु जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से, चूंकि जिस तरीके से जो अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, 6 लाख करोड़ रुपए की जो व्यापार हुआ है, कहीं ना कहीं ये भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित तो करेगा ही, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, कई बार कुछ चीजें होती हैं जो निकट भविष्य में तो काफी बेहतर होती हैं, लेकिन अगर हम भविष्य की बात करते हैं, दूर भविष्य की बात करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत होता है। तो क्या ये जो अभी जो रिदम बना हुआ है, ये भविष्य में भी इस तरीके से बरकरार रहेगा? बिल्कुल, ये देख लीजिए शुरुआत है, क्योंकि हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था चरपट दौड़ रही है। और ये GST 2 रिफॉर्म जो अभी हमें देखने को मिल रहा है, इसमें अभी तो वृद्धि है ही, लेकिन आगे ये रोजगार, मतलब एम्प्लॉयमेंट, सब पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इवन ये देख लीजिए कि जब डिमांड बढ़ती है, यानी जितनी सेल हो रही है तो डिमांड चीजों की बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत उनमें इंक्रीज हो रही है। और आप ये देख लीजिए कि अभी 25 लाख लोगों को सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो ये चाहे आप ये देख लीजिए, हमारे जितने भी गिग वर्कर्स हैं उनको काम मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को हमारे बाहर जो हम ऑनलाइन वो कर रहे हैं शॉपिंग, उनमें हमारे बढ़ रहे हैं। इवन खाद्य सामग्री, होटल बिजनेस, ट्रैवल, इन सब में इजाफा देखने को मिल रहा है। और आगे भी, जब क्योंकि शुरुआत हमारी इतनी अच्छी हो गई है, हम बात कर रहे हैं कि RBI ने 2025-26 के लिए अनुमान लगाया है कि ग्रोथ रेट हमारी 6.8% रहेगी। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो भी हाल ही में उनकी जो रिपोर्ट निकली है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, उसमें उन्होंने अपने पूर्व के अनुमान के आधार पर कहा 6.4, लेकिन उन्होंने अपने अनुमानों को चेंज करके कहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 6.6% होगी, यह अनुमान लगाया गया है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे ये चेंजेस आए हैं, जो हम रिफॉर्म्स अभी 22 सितंबर के बाद से देखने को मिल रहे हैं, तो उससे डेफिनेटली सेल बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डिमांड, सप्लाई, सब पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और रोजगार बढ़ेगा, और ये आगे भी कायम रहेगा। लोगों को नए नए क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा, उपलब्ध। विकास, जिस तरीके से जो GST की दरों से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं निवेश भी काफी बड़े पैमाने पर आ रहा है, अर्थव्यवस्था को काफी कुछ बूस्टअप कर रहा है, लेकिन अगर MSME सेक्टर की बात करते हैं तो क्या लगता है कितना कुछ प्रभाव उस पर पड़ेगा? इसमें कितने ज्यादा रोजगार सृजन होगी और कितना ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद होगा? सर, डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो SME के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जो SME जो क्षेत्र है वो अपनी GDP के अंदर काफी अच्छा सहयोग करते हैं, काफी ज्यादा जो GDP को बढ़ाने की बात करते हैं। आज हमारा जो देश है वो विश्व की GDP के आधारित चौथी अर्थव्यवस्था बनी हुई है, ये तीसरी की ओर अग्रसर है हम। तो ये जो SME जो सेक्टर है ये काफी अच्छा इम्पैक्ट करने वाला है। तो SME में जैसे अभी GST की दरें कम हुई, वो दीपावली के टाइम हुई, तो जो ऑनलाइन ऑपरेटर थे, जो ऑनलाइन सेल करते हैं, उन्होंने भी GST की जो दर कटौती के साथ साथ में डिस्काउंट को मिला के काफी अच्छी सेल करी, जो कि एक SME के ऊपर भी प्रोडक्शन जो बढ़ा, डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा। इससे जो SME जो सेक्टर है वो एक बड़े जो उद्योग है उनसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि वो भी ऊंचे स्तर के ऊपर आए। इसके लिए गवर्नमेंट उनको प्रोत्साहन के लिए लोन जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और उनके लिए काफी जो GST की मैं बात करूं तो उसमें रिटर्न जो फाइलिंग है उसमें काफी उनको कम कॉम्प्लेक्सिटी हो, उसके लिए उनके जो कंप्लाइंस है उसका बर्डन भी कम करना चाह रही है। जैसे स्टार्टिंग में GST आया था तो उसमें ऑटोमेटिक जो GST की जो परचेज करते थे वो बिल, ITC के जो बिल थे पहले जनरेट नहीं होते थे, अब उनको दिखने लग गए हैं कि कहां से आपने परचेज किया है, उसकी इनपुट क्या मिलने वाली है। एक ऑटोमेटिक इनपुट जनरेशन है जिससे त्रुटि की संभावना कम है। एक जाने अनजाने में जो गलती होती थी जिसके ऊपर भारी पेनल्टी भी लगती थी, टैक्स भी लगता था, वो SME जो सेक्टर है उसको एक काफी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल। संतोष जी, जिस तरीके से जब कभी इकोनॉमी की बात आती है, जब कभी कोई भी किसी भी देश की इकोनॉमी ग्रो होती है तो कहीं हर सेक्टर पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम रोजगार के सृजन की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में जो बाजार रहा है, 6 लाख करोड़ रुपए का जो ये बिकवाली हुई है, ये हमारी अर्थव्यवस्था में बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव डाल ही है, लेकिन रोजगार की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? अगर हम अलग अलग सेक्टर्स में बात करें तो किन किन सेक्टर्स में ज्यादा उम्मीदें देखी जा रही है कि यहां पर जो है रोजगार के अवसर सृजित होंगे? इसको ले चलेंगे राजीव राजस्थान की तरफ। जब राजीव राजस्थान हुआ था तो एक बड़े पैमाने पर MSA हुआ, सब सारी कंपनियां आई, हुई। लोगों ने कहा कि उसका कोई बहुत, लोगों ने कहा कि बहुत उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन अब उसका वरदान के रूप में काम होगा। सरकार भी कह रही है घटा दाम मिला उपहार, मतलब सरकार भी खुश है कि भाई अब हमें
दो तरीके के रोजगार देना है राजस्थान में जो दे रही सरकार। एक तो सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब दे रही, दूसरी तरफ जो प्राइवेट जॉब्स है जो कंपनियों को देना है, उनके लिए एक रास्ता खुल गया है कि जैसे अब तमाम कंपनियां कह रही हैं कि भाई अब हम बहुत तेजी से काम करेंगे यहाँ पर, और राजस्थान को अभी युवाओं को रोजगार की जरूरत है, तो उससे एक बेहतर मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा रहेगा ये। एमएसएमई सेक्टर में बहुत रोजगार होगा, जैसे अभी बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास रोजगार राजस्थान में एमएसएमई की तरफ से लोगों को मिल रहा है जी। तो ये बहुत अच्छा है। और उससे क्या होगा कि जो एक इलाका है, जैसे मान लीजिए जो ग्रामीण इलाका है, उन्हें उनके तरीके से उन्हें रोजगार दिया जाएगा, उनके क्षेत्र में दिया जाएगा, तो उन्हें कम से कम ये फायदा होगा कि जो एक बात कही जा रही थी कि एमएसएमई कंपनियां नहीं आ पा रही थी, जो परेशानियां खड़ी हुई थी, अभी फिर कहा जा रहा है दिसंबर फिर सरकार राजीव राजस्थान पार्ट 2 करने जा रही है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से एक वरदान के रूप में ये साबित हो सकता है। बिल्कुल मैडम, जिस तरीके से अभी हमने बात जब शुरुआत की तो आप जो सरकार के साथ में भी मिल करके काफी कुछ चीजें कर रही हैं, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी बनाने वाली जो संस्था है उससे भी आप जुड़ी हुई हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से सरकार पॉलिसी लेवल पे क्या कुछ कर रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में 1 महीने अभी हुए हैं ये जो जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं, तो ये क्या लगता है कि आने वाले समय में कितना ज्यादा प्रभावित करेंगी लोगों को, और सरकार इस दिशा में, राजस्थान सरकार इस दिशा में क्या कुछ कर रही है? ये देखिए, अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान का विकसित राजस्थान है 2047 चल रहा है, जिसमें हम ये बिल्कुल राजस्थान को एक हम रैपिड इकोनॉमी के तौर पर देख रहे हैं कि और 2047 तक विकसित राज्य की श्रेणी में पहुंच ही जाएंगे, हम पहुंचेंगे। और अभी राजस्थान का विजन डॉक्यूमेंट हमारे इन्होंने अमित शाह जी ने रिलीज किया, अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। तो ये उसमें इन्होंने प्लानिंग डिपार्टमेंट रीति बना है, और राजस्थान विश्वविद्यालय को ये एक बहुत अच्छा अवसर कि वो लीड नॉलेज इंस्टीट्यूट के तौर पर काम कर रहे हैं, और उनके साथ लीड नॉलेज इंस्टीट्यूट के तौर पर, नॉलेज पार्टनर के तौर पर मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने जो भारत सरकार के जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री की बात की जाए, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, चाहे अन्य एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री, हर जगह ये देखा गया है कि जो चेंजेस, जो सुधार सरकार अपना रही है, उसके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, और वो शुरू हो चुके हैं, और आगे इसी की कामना को लेकर हम चल रहे हैं कि हमारा वो समय बिल्कुल दूर नहीं जब हम 2047 की परिकल्पना विकसित भारत की लेके चल रहे हैं, तो वो हमारे राजस्थान स्टेट को भी हम ताल के साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और राजस्थान उसमें एक बहुत अग्रणी राज्य के तौर पर काम कर रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से जीएसटी के जो रिफॉर्म्स की अगर बात हो रही है तो उसमें जो हेल्थ सेक्टर भी एक बड़ा सेक्टर माना जाता है, जिस तरीके से, क्योंकि पहले क्या होता था कि जिस तरीके से जो पॉलिसीज होती थी इसमें जो लेने के लिए वो उस पर भी टैक्स लगता था। हेल्थ सेक्टर में जो हेल्थ स्कीम्स होती थी, या फिर आप जो इंश्योरेंस लेते थे उसमें काफी कुछ चीजें उसमें भी 0 कर दिया गया है कि आप 0% की सबसे बड़ी बात यही तो है। तो यही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर कैसे बूम करेगा, कितना कुछ लाभकारी होगा? ये देखिए अतीक जी, अगर अपन कोविड टाइम को देखते हैं तो उसमें हेल्थ सेक्टर हमारा सबसे ज्यादा, जो कि एक सबसे अहम सेक्टर के तौर पर उभर के आया, और हमें मालूम है कि हमने जो वो पीड़ा भोगी, तो उसको देखते हुए सरकार ने नित नए सुधार अपनाए हैं, और अब ये जीवन रक्षक दवाइयों को बिल्कुल जो जिनपे की कर मुक्त कर दिया गया है, हेल्थ इंश्योरेंस को कम कर मुक्त कर दिया गया है, और मतलब कर के दायरे से हटा दिया गया है, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा कि जो स्वास्थ्य सुधार जो हमारे हो रहे हैं, क्योंकि हमारे ये एक वो सेक्टर है जहां पर कि हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ सेक्टर जो कि पूरी इकोनॉमी की एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि जब हमारा वर्कर, जब हमारा स्टूडेंट, जब हमारा एक आम आदमी स्वस्थ रहेगा, तभी हम परिकल्पना हमारी विकास की रहेगी। तो ये जो जीएसटी में रेट्स जो कम की गई है हेल्थ में, वो एक परिणाम, सुखद परिणाम देने के लिए आने वाली है। संतोष जी, जिस तरीके से जब बातचीत होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर से इस बात की घोषणा कर रहे थे कि दिवाली से पहले दिवाली मनाने का एक अवसर आएगा और जीएसटी के जो रिफॉर्म्स है वो रिफॉर्म्स किए जाएंगे, कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगा। आपसे ये जानना चाहता हूं, उसी टाइम पे भी उन्होंने एक जिक्र की, एक आत्मनिर्भर भारत की बात कही, स्वदेशी निर्माण की बात भी उन्होंने कही थी कि स्वदेशी अपनाइए। तो आपको क्या लगता है कि स्वदेशी निर्माण की दिशा में या स्वदेशी अपनाने की दिशा में आज हम क्या कर रहे हैं, और स्वदेशी को लेकर के वर्तमान स्थिति क्या है? मैंने कहा कि बांसवाड़ा में जब प्रधानमंत्री आए थे तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि वहां पर जो लोग अपने जो काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे दिए बना रहे हैं, जैसे इस बार हमने दीपावली में देखा जयपुर में ही
सारे दिए जो मिल रहे थे वो स्वनिर्मित थे। पटाखों पर भी बहुत ज्यादा चाइना का उस तरीके का प्रभाव नहीं दिखा। लोगों ने कहा कि हमें इस तरीके के पटाखे चाहिए जो स्वनिर्मित हों, भले ही उनके रेट में थोड़ा बहुत अंतर रहा हो, लेकिन लोगों ने उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। लोगों ने बड़े स्वाभिमान के साथ इस बार स्वदेशी अपनाने के लिए पूरा प्रयास किया। उसका असर था कि चूंकि जीएसटी वाली बात हम लोग कर ही रहे, जब प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा कि अब बड़ी दीपावली होगी, डबल दीपावली होगी, तो लोग खुश हो गए थे कि क्या होने वाला है। लोगों को अंदाजा नहीं था, लेकिन जब जीएसटी में जब अंतर दिखा तो लोग खुश हो गए कि यार चलो अब ये हमारे लिए फायदेमंद हो गया, अब दीपावली हमारी अच्छी होगी। तमाम तरह की लोगों ने योजनाएं बनाई। देखिए ट्रैक्टर की बात हो रही है, मेरी भी चर्चा हो रही थी, ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर खूब खरीदे गए इस बार। राजस्थान के तमाम उन इलाकों में जहां पर लोग कहते थे कि भाई अब खरीदारी नहीं हो पा रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के ज्यादा उन इलाकों से आ रहे हैं जहां पर लोगों को जरूरत थी। जैसे आपने कहा कि किसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस की बात अपन कर रहे हैं, वहां कम होने से अलग अलग एरिया वाइज हेल्थ इंश्योरेंस के रेट ज्यादा थे, टैक्सेस ज्यादा थे। जैसे आप जयपुर में है और सीकर में, दोनों में बहुत डिफरेंस था, वो खत्म हुआ तो उसमें भी लोग गए। तो सब मिला जुला करके कि राजस्थान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सरकार पूरा उसी पे काम कर रही है। सरकार लोगों तक जा रही है, उन्हें समझा रही है, बता रही है, और जो जनता चाह रही है, जिस तरीके के उनको राहत चाहिए, उस तरीके की राहत पर चर्चा हो रही है। बिल्कुल विकास, जिस तरीके से चूंकि जब ये नए जो टैक्स स्लैब बने हुए हैं, पहले तो 5, 12, 18, 28 थे ही, तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब पहले बने हुए थे तो इसको रिफॉर्म करने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब जिस तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि पहले भी लगभग चीजें सही चल रही थी, तो क्या कुछ लगा कि हाँ वाकई में आप कुछ चेंजेस करने चाहिए? क्या वजह रही? सर, जितना जो पहले जो टैक्सेस थे, काफी टैक्सेस थे जिनको मिला के एक जगह किया गया, जीएसटी लाया गया, जिससे जो इनपुट की बात करें वो भी लोगों को जो पहले अदर टैक्सेस में नहीं मिल रही थी वो अब मिलने लगी है। तो जो पहले जो रेट का दायरा था तो उसमें आसपास निश्चित की गई रेट, जैसे 5%, 12%, 18%। तो जो नियर बाई जिन टैक्सेस को मिला के क्यूमुलेटिव टैक्स की बात करें कि जैसे 3 टैक्सेस को मिला के उसका क्यूमुलेटिव 4% के अप्रोक्स रहा, तो उसको 5% में शामिल किया गया। वो 10% के आसपास रहे तो उसको 12% में किया गया, 15 के आसपास रहेगा तो उसको 18 या उसको 12 के अंदर किया गया। तो ये चेंजेस उसके अकॉर्डिंग लाया गया, जो जीएसटी की दरें है 5, 12, 18, ताकि जो टैक्स की जो है वो डिफरेंस ज्यादा क्रिएट नहीं हो। और इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि इसका जो इंपैक्ट है वो स्टेट के ऊपर भी पड़ने वाला है और केंद्र के ऊपर भी पड़ने वाला है। तो उनको बैलेंस करने के हिसाब से कि क्या किस प्रकार से स्टेट को लॉस रहेगा जो रेट चेंज करने की वजह से, जो पहले वेट चलता था, लोकल जो स्टेट का टैक्स चलता था, उसके लिए गवर्नमेंट ने आश्वासन भी दिया कि 5 साल तक आपके जो भी कटौती होगी, जो आपके टैक्स में जो रेवेन्यू में गिरावट होगी, उसकी भरपूर्ति केंद्र सरकार आपको करेगी। उसके बाद में धीरे धीरे, जैसे 2017 के बाद में लोगों ने जीएसटी को अडेप्ट किया, जीएसटी को थोड़ा समझा, उसके बाद में गवर्नमेंट को भी कहीं रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं रेट को लेके कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि 5% लगेगी, 12% लगेगी, 18 लगेगी, 28। आम जनता में भी इसका काफी कंफ्यूजन था। इससे काफी डिस्प्यूट भी क्रिएट हुए, जिसको आगे कोर्ट में भी जैसे केसेज के लिए कंपनियां जा रही है। तो कहीं ना कहीं व्यापार के ऊपर भी, आम जनता के ऊपर भी उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। उस इंपैक्ट को देखते हुए जीएसटी को थोड़ा सरल किया गया और जो रेट थी वो 12 से हटा के उसको 5 पे और 18 पे और कुछ 40% के हिसाब से कुछ निश्चित दरें तय की गई, ताकि उसको आम जनता भी आसानी समझ सके और व्यापारी वर्ग को भी उसको जो उलझने हैं वो कम हो सके और अच्छा उसमें जो अपना बिजनेस है उसमें अच्छी ग्रोथ कर सके। संतोष जी, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से जो टैरिफ वॉर की एक बात होती थी, जिस तरीके से अमेरिका ने जो टैरिफ यहां पर लगाया, लगाने के बाद में विपक्ष भी काफी कुछ चीजें उसके अपने तर्क रहते हैं, वो अलग तरीके से चीजें को नजरिए से देख रहा था। वो ये कह रहा था कि जिस तरीके से टैरिफ लगा उसका ये एक कहीं ना कहीं एक जवाब है, उसके ऊपर ये चीज करने की कोशिश की गई है। तो और जो सरकार है, सरकार का अपना अलग तर्क है। उनका ये कहना है, अगर वित्त मंत्री की बात की जाए, निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज जो ये नए जो दरें आई हैं, इन दरों की तैयारी करने में 1.5 साल लग गए। यानी 1.5 साल से इस बात की, इस दिन की तैयारी हो रही थी कि जो टैक्स दर हैं उनको भी लागू किया जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कैसे इस चीज को देखते हैं कि क्या वाकई में जो टैरिफ वॉर है वो इस पर प्रभावित रहा है या फिर इसका कोई खास असर नहीं रहा है? देखिए, टैरिफ लगने के बाद चूंकि हम लोग राजस्थान में हैं, तो यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में उसका असर दिखना शुरू हो गया था। मैंने पहले बताया ज्वेल्स एंड ज्वेलरी में किस तरीके, जेम्स एंड ज्वेलरी में असर दिखा जी। अलग अलग इलाकों में, जैसे अब जहाँ पर सीकर में जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो चूरू में जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो सीतापुरा में अपने जो इंडस्ट्रियल एरिया है, तमाम जगहों पर उसका असर दिखना शुरू हो गया था। खासकर एमएसएमई में तमाम जगहों पर उनको लग रहा था कि अब ये चीज़ें बिगड़ेंगी,
और ऐसे समय में ही प्रधानमंत्री का लोगों ने कहा मास्टर स्ट्रोक है। जी। मास्टर स्ट्रोक इसलिए है जिन जिन सेक्टर्स में दिक्कतें दिख रही थी, जो भारत के जो लिए काम कर रहे थे, जो स्वदेशी निर्मित कर रहे थे, उन पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। जी। उन पर ही अगर टैक्सेस कम हो गए तो उसका सीधा असर पड़ा, ये राहत मिली है। इसीलिए आप देखेंगे कि कंपनियां भी खुद प्रचार कर रही हैं, बता रही हैं कि जीएसटी कितना राहत दे रहा है, जीएसटी में हमारा स्लैब कम हुआ है, जैसे विशेषज्ञ दोनों बता रहे हैं। तो उसका असर तो जरूर पड़ा है। और ये मुझे लगता है कि अब जितना हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जनता के मन में एक विश्वास आया है कि हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी है। खास करके किसान वाले मुद्दे पर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बन रहे थे, किसान पे मोदी जी ने खुद कहा कि हम किसानों के साथ धोखा नहीं करेंगे, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो राजस्थान चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहाँ पर किसानों को बहुत राहत मिली है। चाहे आप ट्रैक्टर को ले लें, चाहे खाद बीज को ले लें, जिस तरीके से लेके बवाल मच रहा था, उनके मन में संतोष हो गया है कि नहीं, हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी है और किसान यहाँ का टूटेगा नहीं, बल्कि मजबूत होगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से मैडम मेक इन इंडिया की बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सरकार की भी यही है, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दो तरीके की बातें होती है। तो आपको ये समझाने की जरूरत है, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि मेक इन इंडिया की जब बात होती है, दरअसल मेक इन इंडिया क्या है, और जब मेड इन इंडिया की हम बात करते हैं तो इन दोनों में क्या कुछ फर्क है? देखिए, शुरू से ही यहाँ हम ये चाह रहे हैं हमारे मेक इन इंडिया के हम यहीं पे हमारी चीज़ें बने, हम बाहर से क्यों लेके आए, क्योंकि हमें अपने जो लोकल है उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लिया जाना चाहिए। और पहले जैसे हमारे यहाँ पे चीज़ें आती थी मेड इन चाइना की, क्योंकि हमें मालूम है कि चाइना का प्रोडक्ट या बाहर के प्रोडक्ट आ रहे हैं, कि वहाँ के प्रोडक्ट्स को या इम्पोर्टेड गुड्स को हम लेके आ रहे थे। लेकिन अब ये है कि भारत सरकार इस तरह से लेके आ रही है कि जो भी हमारे यहाँ नए नए स्टार्टअप्स भी बन रहे हैं, जितनी इंडस्ट्रीज जा रही हैं, जो लोग बाग आ रहे हैं कि मेक इन इंडिया यहीं पे बनेगा और यहीं का बना हुआ माल बाहर जाएगा, तो वो मेड इन इंडिया ही कहलाएगा। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल यानी भारत अब आत्मनिर्भर देश है। हमें बहुत ज़्यादा ये हुआ था कि टैरिफ से डर या यहाँ पे, तो उस डर को कुछ समय संशय की स्थिति बनी, शंका रही, लेकिन धीरे धीरे उन चीज़ों को दूर करके कि बाहर से नहीं हम ला सकते, महंगी चीज़ें हो जाएंगी, तो उन्हें हम क्यों ना अपने यहाँ पे बनाएं, और ऐसे में हम लोकल पर ज़्यादा जोर दें। मेक इन इंडिया, यहीं के हमारे प्रोडक्ट्स रहेंगे और यहीं के प्रोडक्ट्स हमारे बाहर जाएंगे, और तब जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी वो मेड इन इंडिया के नाम से ही जानी जाएंगी। यानी मेक इन इंडिया के तहत हम भारत को मजबूत करेंगे, भारत के अंदर बनेंगी चीजें, और मेड इन इंडिया वो होंगे जो हम निर्यात करेंगे, जो विदेशों में जाकर के जिनकी बिक्री होगी, वो मेड इन इंडिया कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है चलेगा। जिस तरीके हम स्वदेशी की भी बात करते हैं मैडम, इसमें निकल करके आती है, तो स्वदेशी के जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ चुनौतियां देखी जाती है। तो क्या लगता है कि किस सेक्टर में ज्यादा काम करने की जरूरत है ताकि स्वदेशी का जो निर्माण है वो और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके? अतीक जी, अभी देखिए स्वदेशी की जब अपन बात कर रहे हैं ना, तो अब चाहे वो कपड़ों में कहिए, चाहे हमारे स्मार्टफोन्स में भी, कि हम उस क्षेत्र में भी आगे आ रहे हैं, और कुछ समय बाद ये कहा जा रहा है कि गाड़ियों में भी हम आगे इसमें लेके आएंगे, कुछ कंपनीज हमारी इसमें जुड़ेंगी, और इवन हमारे पावर सेक्टर में भी, कि जहां तक हो हम अपने ही देश में स्वदेशी उसको लेके आए और अपनाएं सारी चीजें। और आपने इसमें देखा होगा कि अभी जो दिए, जैसे बात चल रही थी, अभी बता रहे थे कि भी दिए वगैरह, तो दिए में भी गोबर से भी दियों का निर्माण किया गया, कि स्वदेशी जब अपना रहे, तो जो हमारे यहाँ पे इनपुट, जो हमारे को रॉ मटेरियल मिल रहा है, हम पूरा अपने यहाँ से लें। रॉ मटेरियल के लिए भी हम बाहर के देशों पर नहीं उनकी तरफ देखें कि वहां से हम अपना आयात करेंगे, हमें हर चीज यहाँ मिल रही है। तो जहां तक हो हम बायोगैस, हम जहां तक है हमारी गोबर गैस, जहां तक है हम अपने दियों को गोबर से ही निर्माण करें, उन्हीं को लें, तो वो एक तो इको फ्रेंडली कहे गए, एक पर्यावरण के लिए अनुकूल कहे गए, और दूसरी तरफ से दूसरे देशों पर निर्भरता कम हुई। तो स्वदेशी का सबसे बड़ा यही है कि आप स्वदेशी जब चीजें अपनाएंगे तो हमें कहीं पर भी अपनी रेवेन्यू को बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो हम चाह रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू यहीं रहे, यहीं से डिमांड आए, यहीं पे सप्लाई हमें मिले, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट प्रोडक्शन पर और ओवरऑल इकोनॉमी पर देखने को बिल्कुल। विकास, जिस तरीके से जो इन्वेस्ट की बात अगर आती है, जिस तरीके से जो रिफॉर्म्स किए गए हैं जीएसटी को लेकर के, क्या लगता है आपको जब इसमें निवेश भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, किन किन सेक्टर्स में निवेश देखे जा सकते हैं? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए, कुछ विदेशी कंपनियां भी भारत में आकर के कारोबार करती हैं, वो भी रोजगार कहीं ना कहीं देती हैं। क्या लगता है आपको कि क्या इससे जो विदेशी कंपनियां वो इस तरफ रुख करेंगी, और कितना कुछ निवेश आप इस वजह से देखते हैं? सर बिल्कुल, निवेश के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मैं बात करूं जीएसटी से हटके भी, जैसे जो टैरिफ वॉर है
उसकी वजह से भी जो जनसंख्या है, मैं जैसे बात करूं भारत की, तो जो उपभोक्ता है वो काफी ज्यादा है। पूरे विश्व की नजर है भारत के ऊपर, जिस गति से वो ग्रोथ कर रहा है, तो काफी जो विदेशी जो निवेश है वो भी इसमें बढ़ने वाला है। कुछ जब मैडम ने बता रहे हैं कि कुछ गाड़ी वाले जो सेक्टर है उसके अंदर भी हम काफी आगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी अब भारत में बढ़ने लग गए हैं, क्योंकि जितने उपभोक्ता भारत देश में है उसकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे काफी विदेशी निवेश भी होगा, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। आज मैं बात करूं जीएसटी के जो रिफॉर्म है, जो एसएमई जो सेक्टर है, गवर्नमेंट का ये भी है कि जो एसएमई सेक्टर है वो भी बड़े रूप में एक बड़े उद्योग बन के तैयार हो। जैसे आज जीएसटी से कुछ दरें में कटौती हुई है, जिससे उनकी वर्किंग कैपिटल में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, उनके और निवेश में भी जैसे जैसे डिमांड बढ़ी है तो उनका प्रोडक्शन भी बढ़ा है। प्रोडक्शन बढ़ा तो उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है, या मैं बात करूं कि अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। इन सब चीजों से, कैपेसिटी इंक्रीज करने से या प्रोडक्शन लेवल बढ़ने से, आपकी जितनी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उस फुल कैपेसिटी के ऊपर काम करे, या जितना ज्यादा प्रोडक्ट आप मतलब उत्पादन करते हैं उससे उसकी जो कॉस्ट की जो फिक्स दर की बात करूं मैं, फिक्स जो एक्सपेंसेज है उसमें भी कटौती होगी, जिससे ओवरऑल जो उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसके ऊपर भी कहीं ना कमी आएगी। बिल्कुल संतोष जी, जिस तरीके से जब अभी अब तक देखा जाता था कि चाइनीज जो माल होता था वो हमारे भारत के बाजार में काफी ज्यादा बिक्री के लिए आया करता था, और लोग बढ़ चढ़कर उसकी खरीदारी भी करते थे, क्योंकि उसका एक कारण ये होता था कि वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें सस्ती देते थे। लेकिन अगर इस बार दिवाली की बात करें, या फिर हम जब से 22 सितंबर से लेकर के अब तक की बात कर रहे हैं, तो स्वदेशी निर्माण में जो चीजें थी, जो प्रोडक्ट थे, वो लोगों ने बहुत ज्यादा खरीदे। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जो चाइनीज माल भारत में आयात होकर के आता था उसमें कुछ कमी आएगी, और भारत में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं क्या उसमें और ज्यादा बूम आएगी कि बड़े पैमाने पर और उसकी ज्यादा खरीदारी बढ़ेगी और उसके उत्पाद ज्यादा निर्माण होना शुरू हो जाएंगे? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, राजस्थान अभी अकेला प्रदेश है पूरे देश में जो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा दूसरे प्रदेशों को दे रहा है, खास करके महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उन इलाकों में दे रहा, बेच रहा है। सौर ऊर्जा को लेकर के यहाँ पॉलिसी अलग से बनी हुई है। मुझे लगता है कि जिस तरीके सौर ऊर्जा, और आप चाइनीज की अपन बात कर रहे हैं, एलईडी जो बल्ब हैं यहाँ के, वो आप देखिए खुद बनने शुरू हो गए हैं। राजस्थान ऊर्जा दे रहा, दूसरे प्रदेशों को बेच रहा है। यहाँ पर लोग प्लांट लगा रहे हैं, टाटा के प्लांट, बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं। इससे उन्हें राहत मिलेगी, और एमएसएमई की चर्चा अपन कर भी रहे हैं, इसका असर भी एमएसएमई पे दिखेगा। तो जिस तरीके से एलईडी बल्ब राजस्थान में खुद बनने शुरू हो गए हैं, सौर ऊर्जा खुद हम दूसरे को दे रहे हैं, बेच रहे हैं यहाँ से, तो उसका एक बड़ा असर दिख रहा है। और जैसे देश की बात हो रही है कि देश आत्मनिर्भर हो रहा है, और ये खुद प्रधानमंत्री कहते हैं और हम लोग भी समझते हैं कि अगर हमारे सभी प्रदेश आत्मनिर्भर होंगे तभी देश आत्मनिर्भर हो पाएगा। तो सभी प्रदेशों को एक एनर्जी मिली है कि भाई उनके यहाँ अब सरकारें खुद इच्छुक हैं और उस पर काम करना चाह रही हैं, अपने यहाँ कुछ निर्मित कर रही हैं। अब वो पलायन को भी रोकना चाह रही हैं कि दूसरे प्रदेश में, दूसरे प्रदेश के जो एक पलायन का मुद्दा बनता था, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए सभी स्टेट्स की जो सरकारें हैं अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसीज लेके आ रही हैं। उसका असर वहां की जनता को मिल भी रहा है। तो मेरे ख्याल से कि अब जो एक असर था कि भाई मोबाइल में चाइनीज मोबाइल हम लोग देख हंसते थे, इसका कोई विश्वास नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा, लेकिन रोचक बात देखिए, मेड इन इंडिया की जो चीजें हैं, हमें भरोसा है, दूसरे लोगों को भरोसा है, और पूरे देश उस पर भरोसा कर रहा है, पूरी दुनिया भरोसा कर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका बेहतरीन परिणाम मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो बेहतरीन परिणाम मिल ही रहे हैं, और आने वाले समय जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो यहाँ का जो प्रोडक्ट है उसकी विश्वसनीयता और उसका निर्यात जो रहेगा वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम भविष्य में डिजिटल के माध्यम की बात करते हैं, चूंकि जिस तरीके प्रधानमंत्री का भी यही कहना है कि डिजिटल भारत को प्रमोट कर रहे हैं, तो मैडम ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में डिजिटल माध्यम कितना ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है और कैसा कुछ रहेगा? डिजिटल इकोनॉमी की तो बात बहुत पहले से की जा रही है, और अब आने वाला समय पेपर वर्क को कम करना है, क्योंकि ये एक तरह से बर्डन है, पैसा भी खर्च होता है और अननेसेसरी हम स्टोर करते हैं, वो बहुत एक परेशानी का कारण बन जाता है। तो अब सारी चीज़ें डिजिटल पे लेके आ गए हैं। अब आप देख लीजिए, बैंक में अपन जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं है बैंक में जाने की, आजकल आपका मोबाइल ही आपका बैंक बन गया है। तो हमें हर चीज़ हम ऑनलाइन अपने इतना ज़्यादा, और बच्चे हमारे इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो रहे हैं कि हमें अगर कुछ भी बैंक का कोई ट्रांजैक्शन करना है तो वहाँ ना पहुँचकर हम घर पे बैठ के अपने सारे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो डिजिटल इकोनॉमी की ही बात की जा रही है, और पूरे डिजिटल सिस्टम नो डाउट कि वो
भविष्य है हमारा, और वो भविष्य हमें अभी से ही नजर आ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स की भी बात होती है। विकास जी, जिस तरीके से जो ई कॉमर्स सेक्टर्स हैं, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर काफी कुछ चीजें जो खरीदारी हुई, इस बार की अगर सेशन की बात करते हैं तो काफी कुछ ज्यादा वहां पर भी बूम देखा गया है। आपको क्या लगता है कि ये जो डिजिटल इकोनॉमी है ये हमारी भारत की इकोनॉमी में क्या कुछ प्रभाव डाल रही है और कितना ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है इससे आगे? सर डेफिनेटली जो डिजिटल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं उस पर इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं बात करूं कुछ समय पहले जैसे कोविड की जो टाइम था, उस सरकार जोर दे रही थी कि डिजिटल जो है वो लोग उसके ऊपर जाएं, लेकिन 2019 में जो कोविड आया उससे कुछ समस्याएं हमें फेस करनी पड़ी, जो बहुत हमारा समय अच्छा नहीं रहा। लेकिन उसकी वजह से जो डिजिटल की बात करूं, आज एजुकेशन की बात करूं, लोग बाग उसको ऑनलाइन एजुकेशन में शिफ्ट हुए। तो जो कहीं ना कहीं जो 2-4 साल बाद में उसको यूज करने वाले थे डिजिटल को, वो उससे पहले ही उन्होंने उसके ऊपर शिफ्ट किया। मैं आज बात करूं डिजिटल में कि जो टैक्स, जो जीएसटी की मैं बात करूं या मैं इनकम टैक्स की बात करूं, तो दोनों टैक्स अलग अलग है, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ाव है। डिजिटलीकरण से जो टैक्स है वो आपस के अंदर वो कनेक्टेड हो पाएंगे एक दूसरे से। क्रॉस वेरिफिकेशन की जो बात करें, जहां कर चोरी की जो चीज रहती है उसके ऊपर भी उनको काफी फायदा मिल पाएगा। आज हम बात करते हैं कि इनवॉइसिंग जो जीएसटी के हम जनरेट करते हैं, ई बिल हम जनरेट करते हैं, ये डिजिटल होने की वजह से दोनों का आपस में वेरिफिकेशन आसान है। आईटीसी की बात करूं कि कोई रिटर्न अपन फाइल करते हैं तो उसको किस तरीके से उस इनपुट का ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हो पाए ताकि त्रुटि की संभावना कम से कम हो। इसी दौर में बात करूं ई कॉमर्स में, तो ई कॉमर्स में जो इस बार जो फ्लिपकार्ट, जो अमेजोन है, मित्रा है, उन्होंने बम्पर सेल के साथ साथ में जीएसटी की जो दर कटौती की गई है उसको उन्होंने एड के तौर पर उन्होंने काम में लिया, जिसका आप जो टर्नओवर की बात कर रहे हैं, जो टर्नओवर 6.05 लाख करोड़ जो इस बार हुआ है, जो लास्ट ईयर जो था 4.25 करोड़, उससे लगभग अप्रोक्स 25% में उसमें वृद्धि की गई है, जिसमें लगभग 5.40 लाख करोड़ गुड्स की सेल है और 65,000 करोड़ जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं इसके अंदर वृद्धि हुई है। ई कॉमर्स ऑपरेटर की वजह से जो ऑनलाइन सेल हुई उसमें कई जो नए अल्प समय के लिए रोजगार का सर्जन हुआ, चाहे लॉजिस्टिक ले लो, एक कहीं ना कहीं डिलीवरी वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर कहीं ना कहीं नौकरी का जो है अल्प समय के लिए वो नौकरी का उन्होंने नए रोजगार बने हैं और वो कुछ इस तरीके से प्रभावित हुआ है। जिस तरीके से संतोष जी जब जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं तो एक चीज ये समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स है निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने लागू किया है, लेकिन ये समझने की जरूरत है क्योंकि इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं। तो ये जानना चाह रहे थे कि जब कभी इस रिफॉर्म्स की बात होती है, जब किसी एक टेबल पर बैठ करके बात होती है, तो क्या राज्यों को भी इस भरोसे में लिया जाता है? क्या कुछ उसकी प्रक्रिया होती है? कैसे लोगों को भरोसे में लेने के बाद में ये चीजें लागू की जाती हैं? इस पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। देखिए, जब जीएसटी लागू हुआ 2017 में, तो यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार थी और उसमें अशोक गहलोत जी काफी मुखर होते थे जी कि हमारा टैक्स नहीं आ रहा है, हमें टैक्स वापस दिया नहीं जा रहा है। जो बात अभी विकास जी ने बताया कि 5 साल के लिए कहा गया था कि आपको हम पूरी भरपाई करेंगे, लेकिन जब जीएसटी रिफॉर्म की बात आई तो अशोक गहलोत की सरकार नहीं है, तो सरकार कह रही बहुत अच्छा है क्योंकि उससे राहत मिल रही है। सरकार जो प्लान लेके आई थी उसमें उनको एनर्जी मिल रही है। अब आप इसमें देखेंगे भाई वहां पर उनको बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, क्योंकि अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, विधिवत तरीके से उसकी पूरी ब्रीफिंग हो रही है, मंत्री बैठ करके बता रहे हैं, वहां सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सरकार कह रही कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और उसका असर आने वाले समय में दिखेगा। जैसे अभी मैंने कई जगह देखा, जयपुर में पोस्टर्स लगे हैं, पहले राजनीतिक पोस्टर्स लगते थे, अब जीएसटी के पोस्टर्स लगे हैं कि घटा दाम मिला उपहार। तो सरकार हर चीज में समझा रही है कि आपकी गाड़ी में कितना टैक्स बचा, आपके उसमें कितना बचा। तो सरकार तो पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ मिल करके लोगों को लाभ देने की बात कर रही है जी। अब रही बात, अगर यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार होती तो कुछ और चीजें होती उस समय, अब क्या होता तो समय बताता, लेकिन फिलहाल अभी सरकार केंद्र सरकार की चीजों को सही तरीके से जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और वो जनता को लाभ भी मिल रहा है। बिल्कुल। आप विकास जी कुछ कहना चाह रहे इसमें एड ऑन? बिल्कुल सर, इसके अंदर जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को साथ लेके उन्होंने काम किया है, क्योंकि जो काउंसिल की जो मीटिंग रहती है उसमें एक वित्त मंत्री होते हैं, एक जो राज्य के वित्त मंत्री होते हैं रेवेन्यू के वो रहते हैं, उसके अलावा जो भी जितने भी स्टेट है उसके वित्त मंत्री उसके सदस्य रहते हैं, उनसे सबसे राय मशवरा या उनसे शेयर किया जाता है कि आपको किस तरीके से उसका इम्पेक्ट आने वाला है राज्य की जो रेवेन्यू है, क्योंकि जो भी जीएसटी का जो हिस्सा है वो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है।
तो इस तरीके से उन सब की कुछ जो अपोजिशंस के जो स्टेट है उनका रहा कि हमारे कहीं ना कहीं रेवेन्यू के अंदर हमारी कटौती होगी, जिसका हमारा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि लॉन्ग टर्म में जो हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो 5% में जो 12 से 5 आई है या 12 से 18 किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल इंपैक्ट है उसके अंदर आपके जो रेवेन्यू है उसके अंदर वृद्धि ही होने वाली है। और इस तरीके से ओवरऑल हम बात करें तो इसको एक उत्सव के तौर पे हम मना सकते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से अंशु जी चूंकि जिस तरीके से हम विकसित भारत संकल्प की बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं, आपने शुरू में काफी कुछ उसके बारे में बताया। तो अगर ये जीएसटी रिफॉर्म से अगर वर्तमान की बात की जाए और 2047 तक बात की जाए, तो जिस तरीके से जो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं, 2026 तक जो है मतलब 25 से 26 साल जो टेन्योर आएगा, इसी में बताया जा रहा है कि लगभग अनुमान है कि हम बन सकते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो जीएसटी रिफॉर्म से विकसित भारत संकल्प में कितना कुछ ज्यादा कारगर साबित होंगे? देखिए, इसमें जैसे जीएसटी बचत उत्सव अपन बना रहे हैं और इसका इम्पैक्ट सब पर पड़ेगा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में सेल बढ़ रही है, हर क्षेत्र में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो डिमांड, सेल, प्रोडक्शन, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, तो ये आपको हर क्षेत्रों में जिनमें भी हम ये देख रहे हैं, तो उनमें चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्री की बात करें, चाहे कॉमर्स की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, हर में इजाफा देखने को मिलेगा। और इसका ये परिणाम रहेगा कि जो हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान की परिकल्पना और लेके चल रहे हैं संकल्पना के 2047 तक, तो वो हमें जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं आगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उससे हम उसको हासिल कर ही लेंगे। और देख लीजिए कि जैसे हमारी पूरे वर्ल्ड हमें देख रहा है कि किस तरह से भारत, इवन विश्व के जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो भी स्टडी कर रहे हैं कि भारत ग्रोथ कर रहा है साउंड, और इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। नो डाउट कुछ समय कुछ परेशानियां, चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को दूर करते हुए हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। और यही कामना रहेगी कि जिस तरह से हमारा जीएसटी पे जो हमारी रेट्स डाउन हुई है, तो इसमें रियलाइजेशन भी जीएसटी का स्टेज को जो डर है, नो डाउट, क्योंकि जीएसटी कम होने से सेल डिमांड बढ़ी है, रेट डाउन होने से कंज्यूमर गुड्स बढ़ी है, कंज्यूमेबल आइटम्स की बिक्री बढ़ी है, ऑटोमोबाइल्स, इवन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो ये बढ़ने से गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट होगा, यानी जीएसटी का दायरा बढ़ गया है और इससे आगे हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट। बिल्कुल संतोष जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरीके से जो ये बताया जा रहा है, जो आंकड़े हैं कि इस बार की जो दिवाली जो अभी बीती हाल फिलहाल में, तकरीबन जो आम नागरिक थे उन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो ये 2.5 लाख करोड़ रुपए की जो बात हो रही है, ये इकोनॉमी में क्या दोबारा से कैसे आएगा, क्या कुछ होगा और कितना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? फाइनल कॉमेंट शॉर्ट शब्दों में। देखिए, जयपुर की दीपावली बड़ी फेमस है और हम लोग हर शहर को हर त्यौहार के रूप में देखते हैं, हर शहर का अपना एक त्यौहार होता है। तो जयपुर की दीपावली बहुत अच्छी रही है और लोग खुश हैं। कहीं से कोई ऐसी घटनाक्रम नहीं है कि लोग कह रहे हो कि नहीं अच्छी बनी, क्योंकि जीएसटी के रिफॉर्म्स हो गए थे, सामान सस्ते हो गए थे, व्यापारी भी खुश थे, उनका सामान बिक रहा था, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक होता था। तो इसका असर अभी तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन जो अगली दीपावली आएगी या जो अगला त्यौहार आएगा उसमें जरूर दिखेगा कि लोग कहेंगे नहीं कि जो असर दिखा सामान पर, जो चीज़ें घटी, जो उनके मन में उत्साह आया, जो व्यापारियों को पैसा आया, वो फिर कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, या कुछ नए द्वार खोलेंगे, कुछ नई चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तमाम तरीके के राजस्थान में चीज़ें हो रही हैं आजकल। यहाँ पर एक स्पिरिचुअल टूरिज्म की भी बात हो रही है, तो मुझे लगता है उधर भी कुछ चीज़ें होंगी और अलग अलग तरीके से राजस्थान समृद्ध होगा, मजबूत होगा। जैसे मैडम ने कहा कि 2047 की बात हो रही है, विकसित राजस्थान विकसित भारत की। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा, जो पैसा आ रहा है, ये मार्केट में आ रहा है, मार्केट का पैसा दिखेगा, मार्केट तुरंत नहीं दिखता, समय लगेगा, होगा तो कहने की इकोनॉमी पे जरूर असर डालेगा। विकास, जिस तरीके से जो व्यापारी वर्ग है कहीं ना कहीं उसमें अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है ये उत्साह कब तक बना रहेगा और क्या भविष्य में कैसे जारी रहने वाला है, इसकी थोड़ी सी प्रोसेस के बारे में? बिल्कुल सर, व्यापारी वर्ग के अंदर उत्साह बना हुआ है, क्योंकि कई जो चीजें हैं, जैसे दरों की बात करें उसके अंदर कटौती हुई है और सिंप्लीफाई करने की बात थी कि जीएसटी को सिंप्लीफाई किया जाए, तो उसको सिंप्लीफाई किया गया है। क्योंकि जो दरें पहले ज्यादा थी, जैसे 12% को उठाने से 28% को उठाने से काफी उलझने कम हुई है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है, कहीं त्रुटि होती है, कहीं टैक्स में त्रुटि होती है, तो उसको देखा जाता है कि हो सकता है कि कर की चोरी हो, तो उन चीजों से पेनल्टी और कर काफी चुकाना पड़ता था व्यापारी वर्ग को, जो उससे उनको राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। एक जो गवर्नमेंट का है आगे कि जो व्यापारी वर्ग जो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो उन्होंने कहा कि साहब
जिनका 2.5 लाख से कम जो आउटपुट टैक्स बनता है उनको 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिक उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो, ताकि जल्दी से जल्दी वो अपना व्यापार स्टार्ट कर पाए और ईज ऑफ डूइंग की जो बिजनेस की हम बात करते हैं वो अच्छे से अच्छे उसको कर पाए। बिल्कुल। मैडम, थोड़ा सा आपसे एक सवाल मैं विस्तार से जानना चाहूंगा। जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की जब बात होती है, कई बार चीजें निकल करके आती हैं, तो आत्मनिर्भर की दरअसल हम जो कल्पना करते हैं वो क्या कुछ है, क्या कुछ करने से आत्मनिर्भर भारत बनेगा? अलग अलग सेक्टर्स की बात की जाए, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने की बात की जाए, FMCGs की बात की जाती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं थोड़ा सा विस्तार में बताइए आत्मनिर्भर भारत दरअसल है क्या, ये क्या कहना चाहता है? आत्मनिर्भर भारत का मतलब हो गया कि हम सेल्फ रिलायंट हो, यानी दूसरे देशों की तरफ देखने की बजाय हम सबसे पहले अपने देश में, हमारे यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स बहुत हैं, पोटेंशियलिटी बहुत है, लेकिन उसको हम प्रॉपरली यूज में नहीं लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे यहाँ पे जो युवा है, यहाँ हमारे जो वर्कर्स हैं, ये ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, तो उन ग्रोथ ड्राइवर्स को हमें सही दिशा देते हुए, उन्हें हमारी सही दिशा देते हुए और उनको डेवलपमेंट में लगाएं, जिससे कि हम आत्मनिर्भर जो हम चाह रहे हैं कि हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, हमारी ये गोल है कि हम इंडिया को आत्मनिर्भर तौर पे देखें, तो वो हर क्षेत्र में देखा जाए। तो हम क्यों हम भारत दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को हायर करें, क्यों ना वो हम करें, बल्कि हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस ये बहुत बाहर के देशों से बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि उनको और एक्सप्लोर, जहाँ नहीं हुए उनमें भी नए नए क्षेत्रों में भी एक्सप्लोर करें, और भारत में जितना भी हम जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, जहां तक कोशिश हो कि हम अपने ही देशों में उसको उत्पादित भी करें, वह हमारे देश में प्रोडक्शन होगा और यही कंजम्पशन होगा, तो ऐसे में मनी का सर्कुलेशन भी यही होगा, तो डेवलपमेंट नो डाउट के एम्प्लॉयमेंट में भी यही होगा। तो हम जो हमारे बच्चे बाहर जाते हैं कि रोजगार की दृष्टि से या उसमें, तो उसमें हम शिक्षा में, एजुकेशन में, हेल्थ में, हर में यही हम उनको वो चीजें प्रोवाइड करें कि जिससे हमारा बच्चा यहीं पे पढ़ के अपनी सारी सर्विसेज यहीं दे, इंजीनियरिंग में और मेन में। तो उनकी नो डाउट जो भी जितनी कैपेसिटी वो हमें हमारे ही देश में देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो आपने मैडम बहुत बखूबी जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है, जो परिकल्पना है, उसको बखूबी समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने सीए के जो अनुभव थे, किस तरीके से जो टैक्स स्लैब थे उसके बारे में आपने समझाया, बहुत बेहतरीन रहा। और संतोष जी, आपने भी जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, जिस तरीके से धरातल पर दरअसल है क्या, इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में जानकारी दी थी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल जिस तरीके से आज की जो हमारी चर्चा थी वो थी जीएसटी बचत उत्सव को लेकर के। 22 सितंबर से ये बचत उत्सव की शुरुआत की गई। जिस तरीके से अगर हम देखा जाए त्योहारी सीजन में इस तरीके से जो बिकवाली हुई है, 6 लाख करोड़ रुपए का ये आंकड़ा जो आया है निकल करके, ये भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बूस्ट है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या फिर कृषि सेक्टर हो, हर सेक्टर में काफी कुछ चीजें देखी गई हैं और इसका असर पड़ने वाला है जिस तरीके से। तो जिस तरीके से आज की जो चर्चा थी वो हम जीएसटी को लेकर कर रहे थे। अगले एपिसोड में हम ऐसी कुछ और चर्चा लेकर के आएंगे, ऐसे किसी खास पैनल के साथ में। लेकिन इसी उम्मीद के साथ में आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।